हेलो स्टूडेंट, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 दुग्ध रसायन के बारे में। ये दुग्ध रसायन का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि दुग्ध का जो संगठन है उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि वो अवयव जो है वो वेरिएशन दर्शाते हैं, अंतर दर्शाते हैं। तो वो अंतर किस कारण आता है, दुग्ध का जो संगठन है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो दुग्ध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक मैंने यहाँ लिख रखे हैं। वन बाय वन अपन बात करते हैं। फर्स्ट लिख रखा है पशु की जाति। पशु की जाति से क्या अभिप्राय है, तो एक जाति से दूसरी जाति के पशु में दुग्ध का संगठन अलग अलग होता है। पिछले वाले टर्न पे अपन ने एग्जाम्पल लिया था दुग्ध के संगठन में गाय और भैंस का। दोनों में मैंने दुग्ध का संगठन अलग अलग लिखा था। मतलब कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वेरिएशन जैसे ही होता है, जैसे अंतर आता है जाति में, वैसे ही दुग्ध का संगठन भी अलग आता है। नेक्स्ट अगला है पशु की नस्ल। पशु की नस्ल से क्या अभिप्राय है, अपन बात करते हैं भैंस की नस्लों की। भैंस की नस्लों में अगर अपन बात करें मुर्रा गाय की, मुर्रा भैंस की। भैंस की नस्लों में अपन बात करें मुर्रा भैंस की, भदावरी भैंस की, तो दोनों के दुग्ध का जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। किसी में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी में दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगला दे रखा है पशु की आयु। जैसे जैसे पशु जो है वो क्या हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, वैसे वैसे उसकी दूध की मात्रा भी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन उसके दुग्ध में घी की मात्रा धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। यानी वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है तो दूध की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। नेक्स्ट बात करते हैं चारे का प्रयोग। चारे के प्रयोग की अगर अपन बात करें तो पशु को किस प्रकार का चारा दिया जा रहा है उस आधार पर दुग्ध का संगठन प्रभावित होता है। जैसे अगर अपन बात करें कि भैंस को या जो पशु है उसको बिनोला दिया जा रहा है, खल दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके दुग्ध में वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी। वहीं अपन बात करें कि पशु को दलहनी फसलें ज़्यादा दी जा रही हैं, प्रोटीन ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध की मात्रा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मौसम का प्रभाव। विभिन्न मौसमों में जो जीवन चक्र की शैली होती है पशु की वो अलग अलग होती है, तो उसी आधार पर दुग्ध का संगठन भी इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीमारियों का प्रभाव। बीमारियों के प्रभाव की अगर अपन बात करें तो बीमारियों का प्रभाव एक तरीके से ऋणात्मक प्रभाव है। बीमारी होने पर पशु दुग्ध तो कम देने ही लगता है, उसके साथ ही दुग्ध के अंदर मवाद की कोशिकाएं आ सकती है, रक्त आ सकता है। तो बीमारी के प्रभाव की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध का संगठन अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। बीमार पशु का दुग्ध जो है हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए, हो सकता है उससे अपने को भी क्या हो जाए, बीमारी हो जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल है थेनेला। थेनेला रोग के अंदर पशुओं में दुग्ध की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है ब्यात की अवस्था। ब्यात की अवस्था की अगर अपन बात करें तो ब्याहने के 4 से 5 महीने बाद क्या होने लगता है, उसका दुग्ध की मात्रा हल्की सी कम होने लगती है। वहीं दुग्ध में वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ब्यात की अवस्था के ऊपर भी क्या होता है, दुग्ध का संगठन प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दुग्ध दोहन की अंतरावधि। मतलब कि एक बार दुग्ध निकालने के बाद अगली बार कब निकाला जा रहा है। सामान्य रूप से सुबह और शाम के समय ही दुग्ध निकाला जाता है। शाम को दूध निकालने
के बाद जब सुबह दूध निकाला जाता है तो अंतरावधि अपेक्षित रूप से अधिक होती है। ये अवधि लगभग 14 घंटे होती है, जबकि सुबह दूध निकालने के बाद शाम को जब दूध निकाला जाता है तो वह अंतरावधि लगभग कितने घंटे की होती है? 10 घंटे की होती है। तो ऐसी स्थिति में सुबह जब दूध निकाला जाता है तो वह ज़्यादा निकलता है, जबकि शाम को दूध कम निकलता है आपेक्षिक रूप से। नेक्स्ट है व्यायाम का प्रभाव। व्यायाम से क्या अभिप्राय है कि जानवर चरने गया है तो चर के आ रहा है, घूम फिर के आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूध की मात्रा तो क्या रहेगी? कम रहेगी, लेकिन उसके दूध के अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो ये सारे अपने पॉइंट हैं जो दुग्ध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं दुग्ध के भौतिक गुणों के बारे में। दुग्ध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है दुग्ध के भौतिक गुण। यहाँ मैंने 1 बाय 1 लिख रखे हैं। दुग्ध के रंग की अगर अपन बात करें तो दुग्ध का रंग होता है कैसा? सफ़ेद। यह अपन ने बात करी थी, किस कारण होता है? तो ये होता है केसीन प्रोटीन के कारण। इसके अलावा और भी अपन ने बात करी थी कि गाय का दूध हल्का पीला होता है, जो कि किस कारण होता है हल्का पीला? केरोटीन प्रोटीन के कारण। केरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो हल्का पीला होता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कि जो दूध होता है वो क्या होता है? हल्का मीठा होता है। यह शर्करा के कारण होता है। कौन सी शर्करा होती है? तो दुग्धम शर्करा। ठीक है, दुग्धम शर्करा के कारण ये कैसा होता है? मीठा होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो आपेक्षिक घनत्व का अभिप्राय 1 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल के वजन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? दूध का आपेक्षिक घनत्व। यह क्या होता है? 1.032 होता है। अर्थात 1 लीटर दूध जो है वो आपेक्षिक रूप से ज़्यादा सघन होता है, इसमें ज़्यादा वजन होता है बजाय के 1 किलो जल के। नेक्स्ट है उबाल बिंदु। उबाल बिंदु की अगर अपन बात करें तो जल का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं अपन, जिस पर जल जो है वो वाष्प में बदलने लग जाता है, परंतु दूध का उबाल बिंदु 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिमांक बिंदु की। तो हिमांक बिंदु जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु दूध का हिमांक बिंदु -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट अगली हेडिंग है अपनी अपवर्तनांक। अगला भौतिक गुण है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की बात करें तो दूध का अपवर्तनांक होता है 1.34, जबकि जल का होता है 1.33। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की बात करें तो शुद्ध जल की विद्युत चालकता 0 होती है, अर्थात शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जो दूध की विद्युत चालकता की बात करें तो 0.005 महोज होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दूध जो है वो हल्का अम्लीय होता है, अर्थात pH 7 से कम होती है। जबकि अपन बात करें जल की तो वह उदासीन होता है। यहाँ हल्का अम्लीय कितना होता है? तो 6.4 pH होती है इसकी। ठीक है, हल्का अम्लीय होने का भी कारण है दुग्ध में CO2 तथा कुछ कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण दूध कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं दुग्ध के कुछ मानक मापदंड हैं
मानक मापदंड से क्या अभिप्राय है? तो राज्य सरकार ने दुग्ध में मिलावट न हो, ठीक है, जो उपयोग करता है उनको शुद्ध दूध ही प्राप्त हो, शुद्ध दूध का ही वो उपभोग करें। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा कुछ मानक मापदंड तैयार किए गए हैं कि दूध कम से कम उन मानक मापदंडों पर खरा होना चाहिए, तभी वह क्या है, स्वच्छ है, शुद्ध है। तो अपन उनकी बात करते हैं। दुग्ध के वैधानिक मानक निम्न प्रकार हैं, राजस्थान सरकार के लिए है ये, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा ये बताए गए हैं। इनके अनुसार गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5% होनी चाहिए, वहीं गाय के दूध में वसा की मात्रा न्यूनतम 3.5% होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भैंस की। तो भैंस के दूध में वसा रहित ठोस की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए 9%, वहीं वसा की प्रतिशत मात्रा न्यूनतम 6.07% होनी चाहिए। तो ये वैधानिक मान है जो राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। अलग अलग राज्य में ये अलग अलग हो सकता है, तो ये वैधानिक मान भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दुग्ध की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में।